ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। प्रसंग चल रहा है राजधर्म का और आज की कक्षा का विषय है समाज की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल का विस्तार। वर्तमान में भारत में आप क्या देखते हैं कि गांव का एक सरपंच है, फिर तहसील है, तहसील का अधिकारी है, फिर जिले का अधिकारी है, फिर मंडल का अधिकारी है, फिर राज्य का अधिकारी है, फिर बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के एक उन सब राज्यों के ऊपर का अधिकारी है। यानी गांव के प्रधान से लेकर के देश के प्रधान तक की जो व्यवस्था आप भारत के लोकतंत्र में देखते हैं, उसका श्रेय मनुस्मृति को जाता है। मनुस्मृति के आधार पर ही ये व्यवस्थाएं हुई हैं। तो आइए इस प्रसंग को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से लोगों को जोड़ना है, उनको न्याय दिलाना है, उनको सुख सुविधाएं मुहैया करानी है, राष्ट्र को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है। ये सारी बातें महर्षि मनु जी ने बताई हैं। श्लोक संख्या है 113। राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विद्यानम इदम आचरेत सुसंगृहीत राष्ट्रो ही पार्थिवा सुखम एधते। इसलिए राजा राष्ट्रस्य संग्रहे, राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए नित्यम सदैव इदम विधानम आचरेत, इस आगे वर्णित व्यवस्था को लागू करे, क्योंकि सुसंग्रहीत राष्ट्र पार्थिवः, सुरक्षित, सुसमृद्ध और उन्नत राष्ट्र वाला राजा ही सुखम एदते, सुख पूर्वक रहते हुए बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त करता है। दो चीजें हैं, राष्ट्र की उन्नति और राजा की उन्नति। जिस व्यवस्था पर निर्भर है वो व्यवस्था यहां पर बताई जा रही है। इस व्यवस्था को आप ध्यान से पढ़िएगा। इस व्यवस्था का जो महात्म्य है वो क्या लिखा दिया कि राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा और अभिवृद्धि। अगर आप चाहते हैं कि आपका राष्ट्र समृद्ध रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका राष्ट्र सुरक्षित रहे और आप ये चाहते हैं कि वो अभिवृद्ध, सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे, तो आपको इन इन उपायों को अपनाना चाहिए। वो उपाय कौन से हैं उनको आप पढ़िए। द्वयोस्त्रयाणाम पंचानाम मध्ये गुल्मम अधिष्ठितम तथा ग्राम शतानाम च कुर्याद राष्ट्रस्य संग्रहम। इसलिए राजा द्वयोः त्रयाणाम पंचानाम मध्य, 2, 3 और 5 गांवों के बीच में, गुल्मम अधिष्ठितम, एक एक नियंत्रण केंद्र या उन्नत राज्य कार्यालय बनावे, तथा ग्राम शतानाम, इसी प्रकार 100 गांवों के ऊपर एक कार्यालय का निर्माण करे और इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र से संग्रहम कुर्यात, राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं समृद्ध करने का वह प्रयास करें। तो क्या क्या करना है कि या तो गांव में एक कार्यालय बनाए, या 2 गांवों के बीच में एक कार्यालय बनावे, अथवा 5 गांवों के बीच में एक कार्यालय बनावे। इस कार्यालय को कहते हैं ग्राम पंचायत। किसी गांव की एक ही पंचायत होती है जो बड़ा गांव होता है, लेकिन कुछ गांव मजरे होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं जो पड़ोस में होते हैं। तो 2, 3, 4, 5 गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत होती है। तो चूंकि हमने गांव में बहुत काम किया है, राजीव गांधी परियोजना में काम किया है, डीपीआर को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट ग्रामीणों के लिए किए हैं, तो उसकी हमें अच्छे से जानकारी, पंचायत व्यवस्थाएं कैसे क्या चलती थी।
तो 2 गांवों के मिलाकर के, 3 गांव को मिलाकर के या 5 गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बना देवे। ये ग्राम पंचायत की बात है, जिसको हम ग्राम पंचायत आज वर्तमान में कहते हैं, उसी को यहाँ पर राज्य कार्यालय नाम से कहा गया है। क्योंकि पंचायत किसके अंतर्गत आती है? कलेक्टर के अंतर्गत आती है ना। और कलेक्टर कौन है? राजस्व विभाग का अधिकारी होता है कलेक्टर जो होता है। एक एक नियंत्रण केंद्र या उन्नत राज्य कार्यालय बनावे। इसी प्रकार 100 गांवों के ऊपर एक कार्यालय का निर्माण करें। 100 गांवों के ऊपर एक कार्यालय का निर्माण यानी जनपद पंचायत, क्योंकि बहुत सारे गांव मिलकर के एक जनपद बनता है, यानी जिसे तहसील कहते हैं। 100 गांवों को मिलाकर के एक तहसील, एक तालुका, एक जनपद बनता है। तो उसके ऊपर भी आप एक राज्य कार्यालय बना देवे, यानी तहसील बना देवे, जनपद पंचायत बना देवे। ऐसा करें। अब अधिकारियों की नियुक्ति करना है। अधिकारियों के नियुक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, ग्रामस्य अधिपतिम कुर्याद 10 ग्राम पतिम तथा 20 सतेशम च सहस्त्रपतिम एव च। और ग्रामस्य अधिपतिम कुर्याद, एक एक ग्राम में एक एक प्रधान नियत करे। यानी जो प्रधान है, यानी जिसको आप कहते हैं सरपंच, आपने राज्य कार्यालय बनवा दिए, यानी पंचायतें बनवा दी हैं, नियंत्रण केंद्र बनवा दिए हैं, तो उसमें एक एक अधिकारी की नियुक्ति करें, जिसको आप बोलते हैं सरपंच बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, पटेल बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, उसी की नियुक्ति कर देवे। तथा 10 ग्राम पतिम, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर 10 ग्रामाध्यक्ष नियत करें। उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा 20 ग्रामाध्यक्ष नियत करें। शत ईशम, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा शत ग्रामाध्यक्ष। और सहस्त्रपतिम एवं, उन्हीं सहस्त्र ग्रामों के ऊपर 5वां सहस्त्र ग्रामाधिपति जो है पुरुष है, उसकी नियुक्ति कर देवे। तो कैसे होगी व्यवस्था कि एक गांव का जो सरपंच है वो 5 गांव या 10 गांव के जो अधिकारी है उसके नीचे रहेगा। ये सब लोग मिलकर के उसको रिपोर्ट करेंगे। जो 10 गांव के ऊपर 20 गांव का अधिकारी बैठा है, वो उसके ऊपर के 50 गांव के अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। 50 गांव का अधिकारी 100 गांव के अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। 100 गांव का अधिकारी 1000 गांव के अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। यानी व्यवस्था है। जैसे कुछ एक एक गांव के पंचायत के सचिव हो गए, एक एक पंचायत का प्रधान हो गया, यानी सरपंच हो गया। अब 10 पंचायतें हैं, 10 पंचायतों के 10 सचिव हैं, 10 सरपंच हैं। वो 10 मिलकर के क्या करेंगे, जो 10 ग्रामाध्यक्ष है उसको जाकर रिपोर्ट करेंगे कि हमारी पंचायत के क्या हालचाल है। ऐसी अनेक 10-10 ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होंगे वो 20-20 ग्राम पंचायत के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। 20-20 ग्राम पंचायतों के अधिकारी 50 और 100 को करेंगे, और वो जाकर के सहस्त्र हजारों वाले को करेंगे। यानी वैसे एक जिला ग्राम पंचायत से तहसील, तहसील से जिला, और जिला से सीधा राज्य, ऐसे रिपोर्ट करना। यानी अपना मुख्यमंत्री कार्यालय तक की गांव की रिपोर्ट रहना, और वो सब क्रमशः उस पर नियंत्रण करना, उनको व्यवस्था में चलाना, उनके लिए सामाजिक न्याय व्यवस्था का ध्यान रखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो ये है, इस श्लोक में ये पंचायती राज व्यवस्था दी है कि कैसे कैसे पंचायतें नियुक्त करी जाएंगी, सरपंच नियुक्त करे जाएंगे, जनपद पंचायत बनाई जाएंगी, जिला पंचायतें बनाई जाएंगी, तहसीलदार बनाए जाएंगे। ये सारी चीजें जो आज देखते हैं ये इन्हीं के आधार पर है। ग्राम दोषान समुत्पन्नान ग्रामिकः शनकैः स्वयं संसेद ग्राम दशेशायम दशेशो विंशति सने। ग्रामिका वह एक एक ग्रामों के प्रधान, ग्राम दोषान समुत्पन्नान, अपने ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको सनक ही स्वयं, गुप्तता से स्वयं, ग्राम दशेशाया 10 ग्रामाध्यक्ष को संशेद विदित करा दे, और दशेशा वह 10 ग्रामाध्यक्ष भी उसी प्रकार विंशति ईश ने 20 ग्राम अध्यक्ष को 10 ग्रामों के समाचार नित्य प्रति देवे। तो यहां पर ग्राम पंचायत से लेकर के पूरे देश की जो बड़ी पंचायत है, जिसको हम संसद कहते हैं, जिसका प्रधान सरपंच को हम प्रधानमंत्री कहते हैं, इन सब का दायित्व है कि वो डेली की अपडेशन दे। आज मेरे ग्राम में, मेरे तालुका में, मेरे हलके में, मेरे जिले में, मेरी सिटी में, मेरी नगर पालिका में, मेरी विधायिका क्षेत्र में, मेरी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट देवे।
रिपोर्ट देना सीनियर को आवश्यक है। अब रिपोर्ट दे रहे हैं तो लेखपाल की भी आवश्यकता है, जो लिखित रूप में विवरण लिखेगा, क्या क्या केस आए, क्या क्या प्रसंग आए, क्या क्या प्रकरण आया, क्या क्या घटनाक्रम घटा, वो सारी चीजें रिपोर्ट करेगा। इसके साथ में जो आपने देखा होगा पंच परमेश्वर की आपने कथा सुनी होगी, हिंदी साहित्य में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। तो ये निर्णय हुआ करते थे गांव में जो दोष उत्पन्न हुए हैं, तो यदि एक सरपंच, एक पंचायत वाला व्यक्ति उस दोष का निवारण नहीं कर सकता, तो 10 ग्रामाध्यक्ष जो हैं, जो 10 ग्रामों के अध्यक्ष लोग हैं, वो क्या करेंगे, यानी 5 पंच हैं या 10 पंच मिलकर के उस गांव की समस्या का निपटारा करेंगे। आज जिस प्रकार से थानों में केसेस दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर कराई जा रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है पंचायती राज व्यवस्था का नष्ट होना, पंच परमेश्वर की व्यवस्था का नष्ट होना, सबका स्वयंभू हो जाना। बहुत सारे निपटारे पहले गांवों में ही हो जाते थे, गांवों में पुलिस आती ही नहीं थी। पुलिस आना यानी महापाप कर दिया। बोले एक प्रकार से पुलिस को घुसने ही मत दो, पुलिस का कदम आना ही एक प्रकार से पाप मानते थे। बोले हमारा गांव इतना पवित्र है, और जो भी चोर है, डाकू है, लुटेरा है, बलात्कारी, व्यभिचारी, जमीन जिसने हड़प ली है या किसी के साथ अन्याय किया है, तो उसको हम देखेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती थी, और उस समय लोगों को डर भी बहुत था, क्योंकि व्यवस्थाओं ने लोगों को पकड़ के रखा था, जकड़ के नहीं रखा था, पकड़ के रखा था। तो लोग उसका उल्लंघन नहीं करते थे। जैसे कि दूसरी जाति में विवाह नहीं करना, गाय की हत्या नहीं करना, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना, लूट खसोट नहीं करना, तो उसको गांव में क्या करते, छेक देते, दाना पानी बंद, भोजन पानी बंद, बेटी रोटी का व्यवहार बंद। तो वो जो दंड होता था ना, वो बड़ा भयंकर होता था। उसके कारण से कोई भी व्यक्ति कुचेष्टा नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, सब पुलिस के पास जाने लग गए, सब कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लग गए, तो पंचायती व्यवस्था खत्म हो गई, सरपंच की व्यवस्था, पंच परमेश्वर की व्यवस्था खत्म हो गई। उसका कारण भी ये रहा कि बाद में जो सरपंच रहे, या जिनको पंच कहते हैं, जो पंचायती फैसला लेते हैं, वो भी क्या लठ के भरोसे चलने लग गए, यानी बाहुबलियों के हाथ में आ गए, या वो स्वयं बाहुबली हो गए। उन्होंने जाति पात को प्रमोट कर दिया, वो एक जाति की सुनने लगे, दूसरी जाति की नहीं सुनने लगे। अगर अपराधी अपना ही बेटा है, अपने कुल खानदान का, अपनी जाति का है, तो उसके अपराधों को दबा दिया। तो वो जो बहुत सारा पक्षपात है, उस पक्षपात का परिणाम ये निकला कि फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लोग कोर्ट तक पहुंच गए, अदालतों तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं क्रिया ठीक नहीं होगी तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। लेकिन ये व्यवस्था रही कि सारे के सारे सचिव जो हैं, प्रधान है, सरपंच हैं, ये किसका पालन करेंगे, न्याय का पालन करेंगे, ईश्वर को साक्षी मान करके सब प्रकार से न्याय करेंगे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वोट बैंक वाला प्रसंग शुरू हो गया, चुनावों में पैसा लगने लगा, चुनावों में पैसा लगा तो पैसे के बलबूते पर चुनाव होने लगे, हार जीत पैसे के द्वारा होने लगी, तो फिर न्याय कैसे होगा, न्याय धर्म से तो हो नहीं सकता, न्याय भी अधर्म के रूप से होगा। इसलिए जो व्यवस्थाएं वो बिगड़ गई। आप जितना दोष देखते हैं, व्यभिचार दोष आज प्रत्येक गांव में बढ़ गया है, उसका कारण पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था जो थी, पंच परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई। भैंस को लेकर के झगड़ा, गाय को लेकर के झगड़ा, मेढ़ को लेकर के झगड़ा, और कुछ बना दिया है उसको लेकर के झगड़ा, और निमंत्रण को लेकर के झगड़ा, बहुत सारे झगड़े हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे हो जाते थे। तो आज गांव का विखंडन हो गया, गांव टूट गए। पहले गांव समृद्ध होते थे, गांव में एकता होती थी, और कुछ भी उपद्रव होता, अनाचार व्यभिचार होता, तो उसके लिए कड़ा दंड होता था, सब समाज एक होता था। आज आप किसी को समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते। आज कोई व्यक्ति कैसा भी कर्म करने में स्वतंत्र है, और उसको कानून के द्वारा शरण है। वो चोरी कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, माता पिता के साथ मारपीट कर सकता है, लोगों के साथ भेदभाव कर सकता है, चोरी चकारी कर सकता है, और भी अनैतिक कर्म कर सकता है। पहले शराब व्यक्ति अगर कोई पी के गांव में आए तो मार मार के भूत बना देते। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था थी, शराब पी करके कोई नहीं आएगा। तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मांस नहीं खाएंगे, शिकार नहीं करेंगे, मांस खाएगा, शिकार करोगे तो गांव से छेक दिया जाएगा, गांव से दूर उनकी बस्ती बना दी जाएगी। तो इतनी पवित्रता गांव में होती थी। कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर देता तो उसकी 4-5 पीढ़ी तक उसके यहाँ विवाह संबंध खत्म कर देते। उसको बोलते दशा वीसा, यानी ये लोग जो है दोयम दर्जे के हैं,
तो उस इतिहास को याद रखते थे कि इसका जो पिता था वो उसको लेके भाग गया था, ये हुआ था, तो चलो इसके कुल में बच्चे को नहीं देंगे, इसके कुल से बच्ची को नहीं लेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। तो उसका परिणाम ये था कि लोग जो है ना व्यभिचार कर्म नहीं करते थे, अतिक्रमण नहीं करते थे, व्यवस्था को मानते थे, परंपराओं को मानते थे। लेकिन वो चीजें टूट गई। टूटने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक मर्यादा थी उस मर्यादा का उल्लंघन किया गया, इसलिए वो चीजें टूट गई। लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी थी। खैर, तो एक एक ग्रामों के प्रधान अपने अपने ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हुए हैं उनको अपने जो सीनियर विभाग है, सीनियर विभाग को देंगे, और जो उसके सीनियर हैं, उस सीनियर के जो सीनियर हैं उन सब विभागों को वो नित्य प्रति क्या करेंगे, सूचना देंगे। विंशति सत्तु तत्सर्वं सतेषायं निवेदयेत् संशेद ग्राम सते सस्तु सहस्त्रपते स्वयं। और 20 ग्रामों का अध्यक्ष तत्सर्वम 20 ग्रामों के समाचारों को शते सायम निवेदयत 100 ग्रामाध्यक्ष को नित्य प्रति सूचित करे। और वैसे 100 ग्रामों के अध्यक्ष स्वयं क्या करे, 1000 ग्रामों के अध्यक्ष को 100 ग्रामों के समाचार को प्रतिदिन सूचित करता रहे। यानी ग्राम पंचायत से लेकर के जनपद पंचायत और जनपद पंचायत से लेकर के जिला पंचायत, यहां तक की जानकारी रेगुलर अपडेट रहे। किसकी खेती को लेकर के, पशुधन को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के किसको क्या असुविधा है, क्या समस्या है, उसका निपटारा हो। प्रत्येक गांव में एक वैद्य होता था। एक वैद्य सब गांवों के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता था। प्रत्येक गांव में पंचायतें होती थी, पंच परमेश्वर होते थे, वो भगवान का ही प्रतिरूप माने जाते थे। वहां सबके साथ न्याय होता था, पक्षपात रहित होकर के। प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर निष्पक्ष भाव से सबके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होती थी। प्रत्येक गांव में लघु उद्योग होते थे, कुटीर उद्योग भी होते थे, तो उस प्रकार के उद्योग धंधे भी होते थे। सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छे प्रकार से पहले चलती थी। यहाँ पर देखिए तालिका दी हुई है, वो तालिका सब बना रखी है। यहाँ पर 3 व्यवस्थाएं हैं, एक राज्यसभा है, दूसरी न्याय सभा है और तीसरा धर्म निर्णय यानी विधान परिषद है। राजार्य सभा, धर्मार्य सभा और विद्या सभा आप 3 प्रकार से सुनते हैं। अब हमारे यहाँ 2 प्रकार की सभाएं चलती हैं। तीसरी सभा स्वतंत्र सभा है। 2 सभा है, पहली है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लेकिन एक तीसरी सभा है जिसका नाम है धर्म सभा। तो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता हमारे मत्थे मढ़ दी गई, उसके कारण से जो धर्म सभा है वो उपेक्षित हो गई, वो बाहर निकाल दी गई। तो ये दुष्परिणाम थोड़ा हुआ। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कौन होंगे? राज्यसभा में गांव के सरपंच से लेकर के और कलेक्टर तक, जिलाधिकारी तक, नगरपालिका अध्यक्ष तक, जनपद पंचायत अध्यक्ष तक, ये सब प्रकार के लोग, यानी विधायक जिसे कहेंगे। विधायक भी एक गांव का नहीं होता, वो अनेक गांव का अधिकारी होता है। फिर सांसद जो होता है अनेक गांव का अधिकारी होता है। तो ये उसी क्रम में है कि ग्राम पंचायत के एक अधिकारी हुआ, फिर जनपद पंचायत का अधिकारी हुआ, फिर जिला पंचायत का अधिकारी हुआ, जनपद पंचायत यानी तहसील, तालुका। फिर इनके ऊपर कौन होता है? विधायक। और विधायकों के ऊपर कौन होता है? सांसद। क्योंकि सांसद के अंतर्गत कई जिले आ जाते हैं, कई तहसीलें आ जाते हैं, कई तालुका आ जाती हैं। तो ये है राज्यसभा, यानी जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, जनपद अध्यक्ष होगा, यानी विधायक होगा, सांसद होगा। ये हो गई राज्यसभा। दूसरी है न्याय सभा। तो न्याय सभा में कौन होंगे? मंत्रिमंडल होंगे, राजा होगा, सभापति होगा, ये सब लोग होंगे। विद्या के अधिकारी लोग होंगे, वकील लोग होंगे, यानी जिसको आप कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उस प्रकार से जो है उसको ब्रह्म सभा कहा गया है, न्याय सभा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं वो इस प्रकार से है। फिर तीसरा धर्म निर्णय सभा या विधान परिषद। तो धर्म निर्णय सभा जो आजकल हमारे यहाँ देखी नहीं जाती, इसमें विद्वानों का हस्तक्षेप होता था, धर्माधिकारियों का हस्तक्षेप होता था। और ये व्यवस्थाएं शुरू से थी। प्रत्येक गांव में एक गुरु होते थे
जिनको आज की भाषा में खेड़ापति या पुरोहित कहते हैं। मतलब एक पूरे गांव का एक पंडित होता था जो पूरे गांव की व्यवस्था देखता था, पुरोहित होता था, धर्माचार्य होता था। ऐसे ही राजा के यहाँ भी राज पुरोहित हुआ करते थे, वो सारी व्यवस्था। तो ये उन्हीं का ही है जो धर्म सभा है। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। ऋग विद्या का जाता, यजुर्विद्या का जाता, साम विद्या का जाता, कारण अकारण का जाता, विद्वान हेतु की यानी न्याय शास्त्र का जाता, निरुक्त शास्त्र का, धर्मशास्त्र का जाता। फिर उसमें प्रतिनिधि है, ब्रह्मचर्य आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का, वानप्रस्थ का, संन्यास का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार की जो है ये धर्म निर्णय सभा होती थी। तो 3 सभाओं के माध्यम से क्या होता था, राष्ट्र के निर्माण का कार्य चलता था। राजसभा, विद्यासभा और धर्मार्य सभा जिसे कहते हैं, उससे राज्य व्यवस्थित रूप से चलते थे। आज वैसे देखा जाए तो बहुत हद तक हस्तक्षेप हमारे समाज पर धर्म सभा का ही है। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता, उसको संवैधानिक ढांचे में लिया नहीं गया है, पर वो अंडरस्टूड है। हमारी दिनचर्या किसके आधार पर है? हमारी दिनचर्या कोर्ट के आधार पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर नहीं है, हमारी दिनचर्या राज्यसभा के आधार पर नहीं, हमारी दिनचर्या धर्म सभा के आधार पर है। हमारे कर्मकांड, हमारी पूजा पद्धति, हमारा उठना बैठना, सारा व्यवहार करना किसके आधार पर है? धर्मार्य सभा। कब विवाह करना है, कब खेती की बोवनी करना है, कब ये करना है, कब वो करना है, सारे कर्मकांड, सारे व्यवहार, सारे धर्मानुष्ठान किसके अधीन आ रहे हैं? धर्मार्य सभा के। कब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, कब गृहस्थ में जाना है, कब वानप्रस्थ में जाना है, कब संन्यास में जाना है। ठीक है ना? ये सब के सब उसी के अंतर्गत आते हैं, धर्मार्य सभा के अंतर्गत ये आते हैं, जो अभी एक प्रकार से संविधान से अलग है। पहले ये संविधान में इंक्लूड हुआ करती थी जब तक वैदिक राज्य व्यवस्था थी। तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक कार्याणि चैविहि राज्योन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्यते अतन्द्रितः। उन पूर्वोक्त अध्यक्षकों के, जिन अध्यक्षकों की चर्चा चल चुकी है, ग्राम्याणि कार्याणि गांवों से संबद्ध राज्य कार्यों को और पृथक कार्याणि एवं अन्य सौंपे गए भिन्न भिन्न कार्यों को भी राज्य अन्य स्निग्धा सचिव राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री अतंत्रता आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक देखे। तो अब आप देखिए, सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा। ठीक है। और सरपंच की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रजा के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सरपंच की नियुक्ति प्रजा के द्वारा और सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा। यानी सरपंच कौन बनाना है, विधायक कौन बनाना है, सांसद कौन बनाना है, ये तो हम पर निर्भर करता है ना, हम किसे चाहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी हम नहीं चाहते। सचिव यानी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन देगा? सरकार देगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। लेकिन उसका सचिव राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, सरकार के द्वारा होगा कि कौन सचिव होगा। तो ये सचिव क्या करेगा? देखो, सचिव सरकार का व्यक्ति है और जो प्रधान है गांव का, गांव के प्रधान से लेकर के देश का प्रधान, वो हमारा व्यक्ति है, क्योंकि ये हमारे द्वारा नियुक्त है, इलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड नहीं है। तो एक इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड। सिलेक्टेड है सेक्रेटरी, सचिव, और इलेक्टेड है प्रधान। ठीक है। तो अब क्या करेगा? गांव के संबद्ध सब राज्य कार्यों को उसको सौंपा जाएगा। जो इलेक्टेड है उसको काम सौंपा जाएगा। उसके अलावा उसको अन्य कार्य भी सौंपे जाएंगे, जैसे जनगणना आपने करनी है, व्यवस्था ये करनी है, सड़क निर्माण पर आपको फोकस करना है, साक्षरता अभियान पर आपको काम करना है, कुछ रोग आ गए हैं, पोलियो अभियान है, अनेक अनेक प्रकार के अभियान। ये किसको देती है? सरकार। सरपंच को तलब कराती है कि ये योजना है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो प्रधान का काम होता है कि उनको पहुंचाए, और उसकी देखरेख कौन करेगा? सचिव। राजा का विश्वास पात्र मंत्री, यानी जो सेक्रेटरी होगा, गांव का सचिव से लेकर के प्रधान के सचिव तक का जो व्यक्ति है, वो आएगा, वो देखेगा कि भाई सरकार के द्वारा ये आदेश आए हैं, तो आप कितने अच्छे प्रकार से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। मतलब एक तरफा ना चले, एक इलेक्टेड व्यक्ति है, दूसरा सिलेक्टेड व्यक्ति, दोनों मिलजुल करके समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी अच्छी व्यवस्था महर्षि मनु जी ने दी थी।
लेकिन अब इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों करप्ट हैं। इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों करप्ट हैं, क्योंकि वो करप्शन की कोख से पैदा हुए हैं। वो जो इलेक्टेड व्यक्ति है वो करप्शन की पैदाइश है, और जो सिलेक्टेड व्यक्ति है वो भी करप्शन की पैदाइश है। तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। तो राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री आलस्य रहित होकर के सावधानी पूर्वक इन सबको देखे। आलस्य नहीं करना है, कल देखेंगे, फाइल कल देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुकदमे कल देखे जाएंगे, न्याय कल होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके यहाँ नल जल योजना नहीं चल रही है तो उसकी चर्चा कल देखी जाएगी। आपके यहाँ शौचालय नहीं बने हैं, आपके गांव में एम्बुलेंस नहीं आ रही है, आपके गांव में थाना नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, कुछ योजनाएं आई हैं अलग अलग प्रकार से, मनरेगा के माध्यम से अलग अलग तरीकों से आई हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। बाद में नहीं देखेंगे, आपको करना है। बोले ठीक है। कागज के घोड़े तब दौड़ेंगे जब उसके पीछे गांधी होंगे। तो फिर गांधी जी देने पड़ते हैं, तब कागज के घोड़े दौड़ते हैं। यानी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर कब जाएगी? जब नोटों की बरसात होगी। नोट रूपी पेट्रोल उसमें डालना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, तब जाकर के कागज के घोड़े दौड़ते हैं। गांव की पंचायत से लेकर के प्रधान पंचायत तक का यही हाल है। तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति हो रही है। नगरे नगरे चैकम च एकम कुर्यात सर्वार्थ चिंतकम उच्चै स्थानम घोर रूपम नक्षत्राणाम एवं ग्रहम। राजा नगरे नगरे, बड़े बड़े प्रत्येक नगर में, एकम एक नक्षत्राणाम ग्रहम एवं, जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, इस प्रकार विशालकाय और देखने में प्रभावकारी, घोर रूपम भयकारी, अर्थात जिसे देखकर या जिसका ध्यान करके प्रजाओं में नियम के विरुद्ध चलने में भय का अनुभव हो, सर्व अर्थ चिंतकम, जिससे सब राज कार्यों के चिंतन और प्रजाओं की व्यवस्था और कार्यों के संचालन का प्रबंध हो, ऐसा ऊंचा भवन और सचिवालय बनावे। तो आप देखते हैं गांव में ग्राम पंचायत अच्छी बनाई जाएगी, पंचायत भवन जिसे कहा जाएगा, सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, ये गांव के अंदर बनाया जाएगा। फिर तहसील के अंदर जनपद कार्यालय बनाया जाएगा, और जिले के अंदर जिला कार्यालय बनाया जाएगा, कलेक्ट्रेट बनाया जाएगा, न्यायपालिका बनाई जाएगी, नगर पालिका का ऑफिस बनाया जाएगा। कैसे बनाए जाएंगे? बड़े बड़े भव्य विशाल बनाए जाएंगे, ताकि वहां पर वो जो सब कर्मचारी लोग हैं वो व्यवस्थित रूप से रह सकें, रह करके काम कर सकें। आवासीय नहीं, रह सकें, यानी आए और उनके सबके कार्यालय हो, और सब लोग जो है वहां पर जिले के अंदर उनसे मिल सकें। अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग पंचायतों के लोग, अलग अलग तहसीलों के लोग जिला अधिकारियों से जाकर के मिल सकें, अपनी समस्याएं बता सकें। अगर उनके गांव के सरपंच अथवा उनके तहसील तालुका में जो निर्वाचित इलेक्टेड और सिलेक्टेड अधिकारी हैं वो अगर उनकी नहीं सुनते हैं तो वो बड़े बड़े कार्यालयों में जाकर के अपनी गुहार लगा सकें, उनकी बात वहां रखी जाए। कैसे हो? बड़े बड़े हो, प्रत्येक नगर में हो। तो ये संरचना भी बता दी कि ग्राम पंचायत भी बननी है और जिला पंचायत भी बननी है, बड़े बड़े नगर पालिका के ऑफिस भी बनने हैं, कलेक्टेड हाउस भी बनने हैं, और सचिवालय बनने हैं बड़े बड़े, तहसीलें बननी हैं बड़ी बड़ी, और न्यायालय बनने हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े भव्य बनाओ, दिव्य बनाओ, ताकि देख करके बड़े प्रसन्नता आ जाए, वाह कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा आह्लाद भी हो, उससे हमारा आकर्षण दिखेगा, हमारा बल दिखेगा। लोग आकर के इन्हीं से तो प्रभावित होते हैं कैसे हैं। तो दर्शन और प्रदर्शन दोनों अच्छे हों। एक प्रदर्शन अच्छा हो, भीतर दर्शन अच्छा हो, जो लोग बैठे हैं वो लोग भी अच्छे हों, तो दोनों की व्यवस्थाएं हों। ऋषि दयानंद कहते हैं, बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर, उच्च और विशाल, जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध के जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। तो ऐसी हमारी अभी लोकसभा बन गई है, बड़ा बड़ा विशालकाय भवन, सब विद्या में प्रवीण निपुण कुशल लोग आए। तो ये यहाँ से लेकर के, यानी देश की सर्वोच्च जो स्थान है, न्यायपालिकाएं हैं और राज्यसभा है, लोकसभा है, वो इस प्रकार के भव्य दिव्य बनाए जाए। तो ये देखो सब महर्षि मनु जी ने लिखा है कि कैसे पंचायतें चलेंगी,
कैसे जिले पर कंट्रोल होगा, कैसे राज्य पर कंट्रोल होगा, कैसे देश पर कंट्रोल होगा, कैसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कौन इलेक्टेड होगा, कौन सिलेक्टेड होगा, उनके क्या-क्या दायित्व होंगे। अगर आप इनको पूरे तरीके से, सही तरीके से निष्ठापूर्वक निभाओगे तो आपकी अभिवृद्धि, सुरक्षा, समृद्धि होगी और अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी। राष्ट्र की और राज्य की उन्नति का आधार यही बताया। तो इनकी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। आगे रिश्वत के विषय में चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार, करप्शन के विषय में महर्षि मनु जी क्या नीति, नियम, निर्देश बताते हैं, उसको सुनेंगे, समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को अब विराम की ओर लेकर जाते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ